गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता और कहानी के लेखन और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग नाटक और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। ओके, पहला प्रश्न है नाटक और उसके तत्वों को लेकर के। नाटक क्या है और कौन कौन उसके तत्व होते हैं। तो नाटक साहित्य की एक विधा है जिसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। दृश्य काव्य, इसको देखा जा सके और सुना भी जा सके, रस और आनंद लिया जा सके। यह एक ऐसी विधा है जो साहित्य की दूसरी विधाओं से अलग हमेशा वर्तमान में ही घटित होती है। नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। बताया गया था कि एक ऐसी विधा है जो साहित्य की दूसरी विधाओं से अलग हमेशा वर्तमान में ही घटित होती है, और साहित्य की एक विधा है जिसे दृश्य काव्य की संज्ञा भी दी गई है। कथानक, पहला तत्व है कथानक। जैसे आपने कहानी के कथानक को देखा, वैसे ही नाटक का भी अपना एक कथानक होता है जिसे कथा वस्तु या विषय वस्तु कहा जाता है। नाटककार किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या स्वयं के विवेक, चिंतन एवं प्रतिभा के आधार पर समसामयिक मुद्दों या घटनाओं से भी अपने नाटक के लिए विषय वस्तु का चुनाव कर सकता है। तो कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक, कथा कहानियों से भी लिया जा सकता है, और लेखक या नाटककार स्वयं के चिंतन और प्रतिभा के आधार पर समसामयिक मुद्दों या घटनाओं से अपने नाटक के लिए विषय वस्तु का चुनाव कर सकता है। ठीक, कथोपकथन या संवाद, आप जानते हैं कि नाटक बिना संवाद के तो संभव नहीं है। नाटक क्या संवाद क्या है? नाटक की जान होते हैं। यह नाटक की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। इनके माध्यम से ही पात्रों का चरित्र चित्रण संभव हो पाता है। छोटे किंतु चुस्त संवाद अधिक प्रभावी होते हैं। संवादों की भाषा देश, काल और परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ हमको चार पांच तत्व हैं, उन सबके बारे में लिखना है, इसलिए हम यहाँ संक्षेप में चल रहे हैं। लेकिन इन तत्वों से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कम से कम 45-50 वर्ड्स होने चाहिए, इसलिए उनको इलोबोरेट कर देते हैं। इसका ध्यान आप रखेंगे। तीसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी भी अच्छे नाटक के लिए कथा वस्तु के अनुसार पात्रों का चयन एवं उनका चरित्र चित्रण बहुत आवश्यक होता है। कथा वस्तु के अनुसार पात्रों का चयन और चरित्र चित्रण बहुत आवश्यक होता है। पात्रों में नायक के अलावा अन्य पात्र होते हैं। नायक ही प्रधान पुरुष होता है, अतः उसका व्यक्तित्व अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। समय का बंधन नाटकों की एक अहम विशेषता होती है, वह है समय का बंधन। एक निश्चित समय सीमा में नाटकों को पूरा करना होता है और नाटक वर्तमान काल में ही घटित होते हैं, यह भी बंधन है। देश, काल एवं वातावरण, नाटकों में देश, काल और वातावरण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उस अनुसार पात्रों की वेशभूषा, मंच सज्जा, ध्वनि एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था की जाती है। अब रामलीला हो रही हो तो आप समझ सकते हैं कि देश, काल और वातावरण कैसा हो सकता है, मंच सज्जा कैसी हो सकती है। अब राम के हाथ में धनुष बाण और उनकी वेशभूषा तपस्वियों जैसी ही तो होगी, और उस अनुसार व्यवस्था करनी पड़ेगी। जंगल पहाड़ दिखाना पड़ेगा। अब उनको किसी मॉल में नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो देश, काल एवं वातावरण का बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो नाटक अपनी कुछ विशिष्टताओं के कारण साहित्य की अन्य विधाओं से अलग है। उसकी ये विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी उसकी विशिष्टताएं हैं जिसके कारण वह साहित्य की अन्य विधाओं से अलग है। पहली विशिष्टता क्या है? साहित्य की अन्य विधाएं वर्तमान, भूत या भविष्य किसी भी काल में घटित हो सकती हैं, लेकिन नाटक और उसके संवाद केवल वर्तमान काल में ही घटित होते हैं। क्लियर? दूसरा, अन्य विधाओं में
समय का बंधन नहीं होता है, लेकिन समय की सीमा नाटक की अनिवार्य शर्त होती है। दो विशिष्टताएं हुई। तीसरा, अन्य विधाओं में, साहित्य की अन्य विधाओं में संवाद लंबे हो सकते हैं, लेकिन नाटक में लंबे संवाद दर्शकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहां संवाद संक्षिप्त होने चाहिए। नेक्स्ट, अन्य विधाएं पढ़ने सुनने तक ही सीमित होती हैं, लेकिन नाटक देखने के तत्व को भी स्वयं में समेटे हुए है। समझ में बात आ रही होगी कि नाटक को पढ़ने सुनने के अलावा देखा भी जा सकता है। नेक्स्ट, इनके अतिरिक्त नाटक में मंच सज्जा, पात्रों की वेशभूषा एवं अभिनय तथा ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था आदि अनेक चीजें हैं जो उसे साहित्य की अन्य विधाओं से अलग करती हैं। ठीक, तो समझ में आ गया कि नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग कैसे है। नेक्स्ट है, समय का बंधन नाटक का आवश्यक अंग है। अभी समय के बंधन की बात की गई, तो साहित्य की अन्य विधाओं में समय का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन नाटक के लिए यह अनिवार्य शर्त है। नाटककार को हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। एक निश्चित समय के अंदर ही उसे पूरा होना होता है। भरतनाट्य शास्त्र में भी नाटककारों से अपेक्षा की गई थी कि नाटक का हर एक अंक कम से कम 45 मिनट का होना चाहिए। समय का बंधन दूसरा और क्या है बताया गया, क्या कि नाटक में संवाद हमेशा वर्तमान काल में ही बोले जाते हैं। कथा वस्तु भूतकाल या भविष्यत काल से ली जाती है, लेकिन संवादों को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। तो ये है नाटक के लिए समय का बंधन कैसे आवश्यक है और आवश्यक अंग कैसे है, हमने समझ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का सृजन अस्वीकार और प्रतिरोध से होता है कैसे। अस्वीकार और प्रतिरोध क्या है? दो पात्रों में जो बहस होती है, जो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, जो प्रतिरोध करते हैं, जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देते हैं, उसी से तो नाटक का सृजन होता है, नाटक आगे बढ़ता है। तो दो पात्रों में जो बहस होती है वह बहुत मुख्य होती है, जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं वह बहुत मुख्य है, प्रतिरोध की स्थिति बहुत मुख्य है, क्योंकि नाटक में रोमांच इससे पैदा होता है। और आप जानते हैं कि आज का कोई भी संवेदनशील प्राणी जो वर्तमान स्थिति है उससे असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता है। तो वर्तमान स्थिति के विरोध में हर व्यक्ति बोलना चाहता है, और जो विरोधी विचारधाराएं हैं कहीं न कहीं वे अधिक प्रभावित करती हैं। विरोधी विचारधाराएं अधिक प्रभावित करती हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि लोगों को क्या है, राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। तो इसमें अब लिखा गया है कि जिस नाटक में क्या होता है, अस्वीकार, प्रतिरोध, विरोध की स्थिति जितनी ही प्रबल होती है वह नाटक उतना ही सशक्त होता है, क्योंकि यह स्थिति नाटक में रोमांच पैदा करती है। और आप जानते हैं कि कोई भी संवेदनशील प्राणी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता है, वो उसका विरोध करेगा। विरोध करना अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं कि नाटकों के पात्र क्या है, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, दर्शकों को वही अच्छा लगता है। यही वजह है कि आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। तो नाटक का सृजन ही अस्वीकार या प्रतिरोध से होता है। दो पात्र आपस में बहस करते हैं, एक दूसरे पर आघात प्रतिघात करते हैं, प्रहार करते हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देते हैं, नाटक अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, नाटक की रचना के लिए शब्द कितना आवश्यक है। वैसे तो शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है, बिना शब्द के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसे तो शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है,
पर कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। कविता और नाटक के लिए नाटक में शब्द अपनी नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। नाटक में कोई भी शब्द क्या है, अपनी नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। उस शब्द का एक विशेष प्रभाव बन जाता है। अभिनय के द्वारा, बोलने से, नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। शब्दों की ही तो वहां मार है, प्रहार है। शब्दों से ही पात्र एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, शब्दों से ही बहस करते हैं, शब्दों से ही अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देते हैं। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त एवं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, लंबे लंबे संवाद का प्रयोग न करे, क्योंकि जनता उसे पसंद नहीं करती है, अभिनय को पसंद करती है। सांकेतिक भाषा क्या है, वो अभिनय है कि बहुत सारे संवाद, बहुत सारी वो अपनी बातें अभिनय से ही व्यक्त कर दे। तो नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि अधिक से अधिक संक्षिप्त एवं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर, डिस्क्रिप्टिव न होकर के क्रियात्मक अधिक हो। ओके, आगे देखते हैं। नाटक में संवादों की भूमिका, बहुत अच्छा प्रश्न है। संवाद ही तो नाटक की जान है। तो नाटक का सबसे जरूरी एवं सशक्त माध्यम है संवाद। सबसे जरूरी एवं सशक्त माध्यम है संवाद। संवाद जितने जीवंत होते हैं, नाटक उतना ही जीवंत हो जाता है। किसी अन्य विधा के लिए जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले। किसी अन्य विधा के लिए जरूरी नहीं है, अन्य विधा आप समझ रहे हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे गद्य हो, चाहे कहानी हो, चाहे संस्मरण हो, किसी अन्य विधा के लिए जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले। लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और बात क्या है, संवादों के माध्यम से ही नायकों प्रतिनायकों का चरित्र चित्रण संभव हो पाता है। उनके संवाद बोलने से उनके गुण दोषों का पता चल पाता है। संवादों में ही उत्सुकता, तनाव, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, बहस आदि के भाव स्पष्ट होते हैं। संवाद बोलने से पता चलेगा कि तनाव प्रकट हो रहा है, कुछ उत्सुकता है, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ बहस हो रही है। तो संवाद नहीं होंगे तो सब पता नहीं चलेगा। नाटक में विरोधी विचारधारा होती है तभी नाटक सफल होता है। तो नाटक में विरोधी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। तो विरोधी विचारधारा वाले संवाद होने चाहिए। वर्णनात्मक संवाद की अपेक्षा क्रियात्मक संवाद अधिक प्रभावी होते हैं। अंग्रेजी नाटक हैमलेट का यह संवाद टू बी और नॉट टू बी तथा स्कंदगुप्त का यह संवाद, स्कंदगुप्त एक नाटक है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस बात का प्रमाण है। देखिए कैसे सार गर्भित, सांकेतिक और क्रियात्मक ये संवाद हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर हो गया 5 नंबर के। इससे पूछे जाएंगे कविता, कहानी और नाटक के लेखन से। प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें, तैयार कर लें। जो पढ़ाया जा रहा है साथ साथ उसकी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे फिर पढ़ना है। तो साथ साथ तैयारी होना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।